ओके गाइस, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की फार्माकोलॉजी। ओके, सो फार्माकोलॉजी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो जनरली अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, इफ वी आर मेकिंग अ रफ डायग्राम, सो जो यूरिनरी ब्लैडर का जो सबसे मेन मसल है वो डेट्यूसर मसल है। दिस इज डेट्यूसर मसल। ओके, और ये जो है वो यूरिथ्रा है और यहाँ पर जो है एक स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है जिसे ट्राइगोन कहा गया है, जो कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है ब्लैडर का। ओके, नाउ जो डेट्यूसर मसल है इसमें जो है मेनली जो है वो दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो पहला रिसेप्टर होता है वो M3 रिसेप्टर होता है, और M3 रिसेप्टर ये किसका होता है, जो एसिटाइल कोलिन वाले जो रिसेप्टर्स थे हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो डिस्कस किया हुआ है, तो वो वाला जो है एक M3 रिसेप्टर होता है। ओके, और एक जो है वो β3 रिसेप्टर होता है। सो M3 एंड β3 रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन डेट्यूसर मसल। ओके, अगर हम बात करें यूरिथ्रा की, तो यूरिथ्रा पर जो है वो α1A रिसेप्टर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, α1A रिसेप्टर। ओके, नाउ जो डेट्यूसर मसल है उसको जो है दो मसल की सप्लाई मिली है, एक M3 रिसेप्टर की और एक β3 रिसेप्टर की। सो जब भी M3 जो है वो स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। ओके, सो M3 रिसेप्टर जो है वो जब स्टिमुलेट हुआ तो उसने क्या किया, ब्लैडर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ अगर β3 रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हुआ तो β3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होने के बाद में क्या होता है कि जो ब्लैडर है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। ओके, सो β3 स्टिमुलेशन में क्या हुआ कि जो ब्लैडर था वो रिलैक्सेशन स्टेट में आ गया है। ओके, अगर हम बात करें α1 रिसेप्टर की, तो अगर α1 रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिथ्रा है उसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, सो α1A रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होने के बाद में जो यूरिथ्रा है उसको जो है कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, ना अब हम इसमें जो है जो ब्लैडर के रिगार्डिंग जो मेनली डिजीज़ है उसको हम थोड़ा देख लेंगे। ओके, इन रिसेप्टर का उसके ऊपर क्या रोल है वो देख लेंगे। ओके, सो हम जब डिजीज़ की बात करेंगे तो इसमें हम जो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जनरली अगर हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करें तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ओके, और इसको हम जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, उसके बाद में पढ़ेंगे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओके, अगर हम बात करें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में अर्ज कॉन्टिनेंस की, तो जनरली होता क्या है कि इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है पेशेंट का वो जो है फुल नहीं होता है, और पेशेंट को जो है वो मतलब अर्ज आने लगती है यूरिनेट करने की, यानी कि उसके जो पेशेंट है उसको जो है वो समवॉट द फील कि यूरिनेट जो है वो करना चाहिए। ओके, लेकिन इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कम्प्लीटली जो है वो जो होता है वो यूरिन से फिल नहीं होता है। ओके, और ये मेनली इस तरह की जो कंडीशन है वो देखी जाती है जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होते हैं उसके अंदर, कि अभी ब्लैडर का एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है कि उस अमाउंट को अटेन करने के बाद में ब्लैडर से जो है वो सिग्नल जाता है कि जो है वो यूरिनेट करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लैडर है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट पर जो है वो पहुंच ही नहीं पाता है, और जो है वो यूरिन की अर्ज जो है वो पेशेंट को फील होने लगती है। ओके, सो ये जो है ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर जो है जनरली देखा जाता है, जिसमें जो ब्लैडर है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है। ओके, और इसी को जो है वो डेट्यूसर इंस्टेबिलिटी भी कहा जाता है। तो जनरली इसमें होता क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फुल होता नहीं है। ओके, और जो पेशेंट है उसको जो है पेशेंट गेट अर्ज टू यूरिनेट। ओके, और उसमें फिर जो है वो समवॉट पेशेंट जो है बहुत सारे केसेस में ये कंप्लेन भी करता है कि वो जो है मतलब वॉशरूम तक पहुंच भी नहीं पाता है और उसको जो है वो यूरिनेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, सो मेनली जो है इस कंडीशन में देखा जाता है, तो जो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है इस कंडीशन में जो है ये सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, और इसी को जो कहा गया है वो डेट्यूसर इनस्टेबिलिटी भी कहा गया है। ओके, अगर हम बात करें कि जो ये कंडीशन थी इसको किस तरह से जो है वो मतलब ठीक किया जा सकता है, तो जनरली इसमें इसके ट्रीटमेंट में जो है वो मेनली 2 तरह की ड्रग्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। जो पहली ड्रग थी उसमें जो है वो M3 ब्लॉकर जो है वो दी जाएगी, और दूसरी जो है वो β3 एगोनिस्ट जो है वो प्रीफर की जाएगी। M3 ब्लॉकर क्यों दी जाएगी, क्योंकि जो पेशेंट है उसका जो है यूरिनरी ब्लैडर जो कम्प्लीटली फुल नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट मीन्स कि जो ब्लैडर है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्टिव फेज के अंदर है। तो हमें जो है ये पता होना चाहिए जो M3 रिसेप्टर था जो कि डेट्यूसर मसल पर प्रेजेंट था, वो उसका काम क्या था, उसका काम था कि वो जो है जो ब्लैडर है उसको जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, और जब कंस्ट्रिक्शन होगा उसमें तो जो है वो यूरिनेशन होगा। तो यहाँ पर जो M3 रिसेप्टर था अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, ओके, सो अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो जो ये जो ब्लैडर को जो है वो कंस्ट्रक्टिव फेज में नहीं रखेगा,
सो अगर M3 जो रिसेप्टर से ब्लॉक कर दिया जाएगा तो वो जो है कॉन्ट्रैक्शन उसमें नहीं होगा, रिलैक्सेशन फेज में होगा। तो जब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स करेगा तो उसमें जो है वो प्रॉपर फीलिंग होगी। ओके, तो या तो M3 ब्लॉकर उसमें दिया जाएगा। दूसरा क्या है, बीटा 3 एगोनिस्ट। बीटा 3 एगोनिस्ट का मीनिंग है कि इसमें अगर बीटा 3 की फंक्शनिंग को इंक्रीज करा दी जाए। तो बीटा 3 की जो फंक्शनिंग थी वो जनरली क्या थी, बीटा 3 जो था वो ब्लैडर को जो है वो रिलैक्स करवा रहा था। ओके, सो अगर हम रिलैक्स वाले फेज को जो है इंक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा कि जो ब्लैडर है वो फिर कंप्लीटली फिल होगा। ओके, सो आइदर वी आर चूज टू M3 ब्लॉकर और बीटा 3 एगोनिस्ट। ओके, सो जो M3 ब्लॉकर ड्रग्स है जनरली उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें जो एग्जांपल है वो डेरिफिनासिन, सॉलिफिनासिन, ऑक्सीबिटिन एंड टॉलटेरिडॉन। सो ये जो है वो M3 ब्लॉकर हैं। अगर बीटा 3 एगोनिस्ट की बात करें तो बीटा 3 एगोनिस्ट में जो सबसे ज़रूरी जो मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है मीराबेग्रोन। मीराबेग्रोन, सो ये क्या है, ये बीटा 3 एगोनिस्ट है। ओके, इसको हम जो है क्योंकि यहाँ पे बी आ रहा है तो हम इससे समवट याद कर सकते हैं कि ये बीटा 3 एगोनिस्ट थी। ओके, अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो अर्ज कॉन्टिनेंस में जो मेडिसिन है उनको किस तरह से याद कर सकते हैं, तो उसमें जो है एक निमोनिक है, मेक्स ब्लैडर सॉफ्ट, क्योंकि इसमें जो है वो ब्लैडर को सॉफ्ट ही किया जाएगा, समवट रिलैक्स किया जाएगा। ओके, सो मेक्स से हो जाएगा मीराबेग्रोन। ओके, ब्लैडर में जो है वो मेनली डी है तो हमें ध्यान करना पड़ेगा कि डेरिफिनासिन जो है वो, ये डेरिफिनासिन है। उसके बाद में अगर हम एस से बात करें तो सॉलिफिनासिन, ओ से बात करें तो ऑक्सीब्यूटिन, अगर हम एफ से बात करें तो फ्लेवेप्सोल, एंड टी से अगर हम बात करें तो टॉलटेरिडॉन। ओके, सो इनमें जो है ये मीराबेग्रोन जो है वो बीटा 3 एगोनिस्ट है और बाकी ये सब जो है वो M3 ब्लॉकर हैं। ओके, M3 ब्लॉकर, तो ये सारी जो है वो M3 ब्लॉकर है और ये जो है बीटा 3 एगोनिस्ट है। उसके बाद अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो जनरली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में होता क्या था। ओके, ना अगर हम बात करें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की तो जनरली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में होता है कि पेशेंट को जो है वो जैसे ही उसके एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर फील होता है, वो प्रेशर फील जो है वो चाहे कफिंग के थ्रू हो, जंपिंग के या लाफिंग के थ्रू, तो जैसे ही उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज करता है तो उसको जो है अर्ज आता है यूरिनेट करने का। ओके, सो उसमें जो है जनरली पेशेंट गेट फील टू यूरिनेट जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीजेज। अब ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा जनरली किन कंडीशन में हो सकता है, अगर पेशेंट जो है वो उसको कफिंग हुई है या वो जंप लिया है उसने, फिर वो लाफिंग स्टेट में, तो उसकी वजह से, तो इसमें होता क्या है कि जो पेल्विक मसल है वो वीक होते हैं, उसकी वजह से जो है जो स्फिंक्टर्स है वो क्लोज नहीं हो पाते हैं। ओके, सो ड्यू टू वीकनिंग ऑफ पेल्विक मसल जो स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर्स डज नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड। ओके, सो वो क्लोज नहीं हुआ और उसकी नतीजे में क्या हुआ है कि वो जो है फिर उसको जो है वो यूरिनेट जो है वो फील हुआ है या उसने जो है वो यूरिन को जो है वो फिर पास आउट किया है। ओके, सो यहाँ पर जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज करा था, सो वो जो है कफिंग की वजह से हो सकता है, लाफिंग की वजह से हो सकता है या फिर जंपिंग की वजह से हो सकता है। ओके, सो उसमें जो है मेनली यही है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, उसके बाद में ये सब जो है वो होता है। सो ओके, सो इसमें मेनली अगर हम ड्रग की बात करें तो सो जो ड्रग है वो डियोलोजेंटिन प्रीफर की जाती है, लेकिन इसमें जो है वो पेल्विक एक्सरसाइज करने को जो है वो ज़्यादा मतलब कंसर्न किया जाता है कि पेशेंट को जो है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने को बोला जाएगा। ओके, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। ओके, सो इसमें जो है दवाई से जो है वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज पे जोर दिया जाता है क्योंकि वो जो वीकनिंग हो रही है वो पेल्विक मसल्स की हो रही है। ओके, ना जो थर्ड वाला है वो है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओके, ना अगर हम एक नॉर्मल ब्लैडर की बात करें तो नॉर्मल ब्लैडर में सबसे पहले क्या होता है कि जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जो है एक्यूमुलेट होती है, उसके बाद में फिर जो है एक अर्ज आता है और उसके बाद में जो है वो यूरिनेशन होता है। लेकिन अगर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिलिंग स्टेट में रहता है। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या होता है, कीप फिलिंग। ओके, और उसमें जो है वो अर्ज जो है वो नहीं आती है। ओके, सो अर्ज टू यूरिनेट नॉट अकर।
ओके। सो इसमें जो है वो अर्ज नहीं आती है, पेशेंट को पता नहीं होता, फिर एकदम से जो है वो यूरिन जो है वो समवॉट जो है वो पास आउट होने की स्टेट में आ जाता है। तो मेनली इसमें जो है वो जो देखा जाता है वो एटॉनिक ब्लैडर के अंदर देखा जाता है। ओके। सो एटॉनिक ब्लैडर में जनरली जब जो ब्लैडर का डेट्यूसर मसल है वो जब प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो उसमें जो है ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके। सो ये जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है वो या तो एटॉनिक ब्लैडर की कंडीशन में देखने को मिलेगा या फिर जो है BPH की जो है वो कंडीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी जो है ये कंडीशन देखने को मिलेगी। सो अगर एटॉनिक ब्लैडर है तो उसमें क्या था कि जो डेट्यूसर मसल है वो डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। ओके। सो एटॉनिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो है वो जो ड्रग दी जाएगी वो बिथेनिकॉल दी जाएगी। ओके। सो ये जो है वो क्या करेगी, ये जो है वो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी, प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट द ब्लैडर। ओके। और जो BPH है उसकी कंडीशन में जनरली अगर हम BPH को देखें तो जो यहाँ पर जो प्रोस्टेटिक जो यूरिथ्रा होता है वो जब इंक्रीज़ करता है अपना साइज तो वो आउटसाइड भी इंक्रीज़ करेगा और साथ में जो है वो इनसाइड भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो जब भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ल्यूमन है नैरो हो जाएगा और इस नैरो होने की वजह से जो है वो फिर जो यूरिन है वो या तो प्रॉपरली जो है वो पास आउट नहीं हो पाएगी या फिर जो है वो वहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिथ्रा जो है वो इरिटेट होगा और उसकी वजह से जो है वो जैसे कहते हैं कि फील होगा यूरिनेट करने का, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर जो रिसेप्टर थे वो कौन से थे, वो अल्फा 1A रिसेप्टर थे। ओके। सो जो प्रोस्टेट की कंडीशन में होता है क्या है कि जो प्रोस्टेट अपना साइज इंक्रीज कर देता है, फिर जो अल्फा 1 रिसेप्टर है स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट होने की वजह से जो है ये यूरिथ्रा को जो है वो क्या कर देते हैं, ये इरिटेट कर देते हैं। ओके। सो BPH के अंदर हुआ क्या था कि प्रोस्टेट ने साइज इंक्रीज करा था। ओके। सो उसके साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या था कि जो अल्फा 1 जो रिसेप्टर थे वो स्टिमुलेट हुए थे, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1A रिसेप्टर, और उसके नतीजे में क्या हुआ था कि जो यूरिथ्रा था वो इरिटेट हुआ था, इरिटेशन हुआ था और उसमें फिर जो है यूरिथ्रा का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होने लगा था। कॉन्ट्रैक्शन तो एक इस वे में भी हो रहा था क्योंकि वो अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो मतलब स्टिमुलेट हो रहे थे, और फिर जब यूरिथ्रा जो है कॉन्टैक्ट करेगा तो यूरिन आउटफ्लो जो है वो या तो स्टॉप हो जाएगा या फिर जो है बहुत कम हो जाएगा। ओके। तो अगर हम इस कंडीशन में जो है अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जल्दी ट्रीटमेंट जो है वो जो दिया जाएगा उसमें अल्फा 1A ब्लॉकर जो है वो दी जाएगी। अगर अल्फा 1A ब्लॉकर जो ड्रग है उसको अगर दिया जाए अल्फा 1A ब्लॉकर, सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये रास्ता जो कंस्ट्रिक्ट हुआ था ये जो है इसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो प्रोस्टेट है उसके साइज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से जो है वो सिम्टम्स तो क्योर हो जाएंगे बट जो कॉज है वो ठीक नहीं होगा। और प्रोस्टेट के साइज को जो अगर कम करना है तो उसके लिए जो है फिर जो 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग है उसको जो है दी जाएगी जनरली। लेकिन जो ये वाली जो इसमें अल्फा 1A ब्लॉकर है जो मेनली जो है जिसमें टैमसुलोसिन और प्राजोसिन जो है वो जो दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो काम करेगी वो ये करेगी कि जो यहाँ पर इरिटेशन है इसको खत्म करेगी, टैमसुलोसिन एंड प्राजोसिन। ओके। और इसमें भी जो टैमसुलोसिन जो प्राजोसिन थी जो इसमें जो प्राजोसिन थी उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, वो पोस्चरल हाइपरटेंशन करता है। ओके। सो ये पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है वो क्रिएट करता है। क्यों करता है ये हमने जब ये डिस्कस किया था तो उसमें जो है हमने ये जो है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग के अंदर हमने देख लिया था। ओके। सो इसमें जो है अल्फा 1 ब्लॉकर जो है वो दी जाती है टैमसुलोसिन और प्राजोसिन। ओके। सो ये जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। अगर जो है वो प्रोस्टेट का साइज जो है डिक्रीज करना है, इफ प्रोस्टेट साइज हैव टू बी डिक्रीज, तो उसमें जो है वो मेनली जो ड्रग दी जाएगी वो 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जो है वो ड्रग जो है उसमें दी जाएगी। और जनरली उसके अंदर जो दी जाती है वो फिनास्ट्राइड दी जाती है। ओके। सो फिनास्ट्राइड जो है वो जो प्रोस्टेट है उसके साइज को कम करेगा। ओके। और जो अल्फा 1 ब्लॉकर जो ड्रग है ये प्रोस्टेट के अंदर सिर्फ इतना काम करेगा कि जो यूरिथ्रा का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसको जो है ये रिलीफ देगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर जो है जो यूरिन का आउटफ्लो कम हो रहा था तो ये उसमें रिलीफ मिलेगा कि जो यूरिन का आउटफ्लो है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो समवॉट थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ ब्लैडर।